कीजिए, कोई भी एक अच्छा टॉपिक आपको जो लगता है उससे रिलेटेड एटलीस्ट 10 रिसर्च पेपर्स आप पढ़ेंगे, राइट, और उस पर एक रिव्यू लिखेंगे। कोई टाइप नहीं, टाइपिंग में बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आपको जो कंफर्टेबल लगे उस मोड में काम करेंगे। पेंसिल, पेन, रफ पेपर, चिंजीज, कुछ भी, व्हाटएवर, कोई किसी तरह की फ्रेमिंग नहीं है हमारी। मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको एक टॉपिक लेना है, कोई भी टॉपिक व्हाटएवर, उस पर आपको एटलीस्ट 10 रिसर्च पेपर्स पढ़ने। चाहे तो आप उन पेपर्स को आप पढ़ के उसी पे मार्क कर सकते हैं, उसी के पीछे लिख सकते हैं, मतलब मैं उन्हीं को चेक कर सकता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं नेक्स्ट टाइम जब भी विजिट करूँगा, मैं आपके जितने भी होंगे, चाहे 100 होंगे, मैं 100 पढ़ के जाऊँगा, बिना पढ़े नहीं जाऊँगा। अदरवाइज एक पॉसिबिलिटी ये भी कि सबको पैक करके और आप एक बना के और मुझे पोस्ट करा दीजिएगा, नो इश्यूज। ये एक होमवर्क है, क्योंकि ये होमवर्क जब मेरे पास आएगा तब मैं कुछ नया आपके लिए डिजाइन कर सकता हूँ। दूसरी चीज, आई कैन लेंड इन माई हैंड ऑल्सो फॉर द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अगर आपको कहीं पे भी किसी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को लेकर कोई दिक्कत आ रही है तो आई कैन हेल्प, बट आई डोंट नो योर सब्जेक्ट्स। मैं जो 2-3 चीजें हैं जिनमें मैं थोड़ा इंटरवेंशन है, मेरा इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है, थोड़ा सा HR भी थोड़ा है, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा मैं बहुत कंसेप्ट नहीं आता हूँ, लेकिन HR में कुछ चीज़ें मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली पढ़ी है अपने उसके लिए, इंडेक्स के लिए मैंने पढ़ना पड़ा मुझे। और स्पेशली बायोटेक है, मेडिकल साइंस है, क्लिनिकल ट्रायल्स है, ये कुछ एरिया है जहाँ पर मैं काम करता रहता हूँ, यहाँ मैं थोड़ा समझ सकता हूँ। साइकोलॉजी है, स्पेशली एजुकेशनल साइकोलॉजी। आप इसमें साइकोलॉजी में है, आप तो यहाँ की पेडागोजिकल स्किल्स पे काम करिए, बच्चों के ऊपर काम करके एक डेटा ड्रिवन मेथोडोलॉजी डेवलप करिए ना यहाँ पे। पेडागोजिकल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए फॉर द फैकल्टी, नॉट फॉर द स्टूडेंट्स। अगर आप ऐसा करते हैं तो सबका भला हो जाएगा, क्योंकि आपके सिस्टम में, आपके एनवायरनमेंट में कौन सा मेथड मोस्ट परफेक्ट है, मतलब मोस्ट इफेक्टिव है, मोस्ट एप्लीकेबल। सैकड़ों तरीके, ब्लैक बोर्ड है, ये है, 50 तरीके हैं, तो आप उन सब तरीकों को यहाँ पर कंपेयर करिए आगे डेटा पे और बताइए डायरेक्टर साहब ने जाने के साथ, देखिए आपके यहाँ ये बेटर है, ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, ना कि आप मैम को करिए या मेरी कोई हेल्प की जरूरत बताइएगा। और कुछ या श्योर भाई, एवरी टाइम। SAS प्रोग्रामिंग में मैंने काम किया हुआ है। अच्छा, और SAS सर्टिफिकेशन की। ओके, तो आप SAS हैंडल कर लेती हैं आराम से। सो एक्चुअली गैप हो गया 3 to 4 इयर्स का, तो मुझे दोबारा रिव्यू करना। ये आपने बेस SAS पे काम किया था या SAS बेस पे किया था? बेस SAS। तो बेस SAS से तो बेटर आपका SPSS भी है और इधर ये भी है, आई एम सॉरी टू से, बिकॉज़ वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। आपको एक बार आकर आप एक्सपेंसिव भी काफी। 1 करोड़ का सॉफ्टवेयर है, कौन खरीदेगा उसको? 1 करोड़ का एक यूजर के लिए कहाँ से लाए? पूरा लुट जाएंगे हम तो। ताकि फ्री में अवेलेबल है आपके पास लेजर गन, जिसका तोड़ ही नहीं कोई, आग फ्री। आज ही चालू करो, आज ही जाएगा। मैं सबके लिए मतलब मैं चेक करता हूँ, अगर आपको लगता है कि मुझे चेक करना चाहिए, तो ये चीज़ होती है। और इसके अलावा आपके जो और जैसे कुछ स्कॉलर्स भी हैं या जो लोग पेपर लिख रहे हैं ऑलरेडी, वो अपने ही टॉपिक पे काम कर लीजिए, ठीक है? ओके मैम, एक पॉसिबिलिटी और है, जो कि आपके यहाँ डिसिप्लिन है ना जितने भी, वो एक बार आप मुझे लिस्ट दे दीजिए। मैंने आपको भी शायद मैंने रिक्वेस्ट किया था एक बार, एक बार मुझे वो मिल जाता, तो मैं कस्टमाइज तरीके से सबके लिए कुछ अपनी तरफ से ले आता। जैसे कि मान लो कोई HR में काम कर रहा है तो उसके लिए 2-3 टॉपिक ही हो सकते हैं, सपोज टू बिग डेटा पे काम कर रहा है, तो अगर ऐसा कुछ हो okay, thank you very much. Listening me carefully. Not only did you share knowledge on the subject, but also through light on a lot of different perspectives, and I think it was an eye opener for some of us, and for some it definitely will aid us more. Thank you so much. As a token of appreciation from Vyani Group of Colleges, I request Dr. Neha Pandey ma'am to offer. ब्रिटेन वाला तो ये लोग बाद में लेंगे, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कैसे पूछें? सर, व्हाट इम्प्रूवमेंट्स डू यू रिकमेंड? जिसमें बहुत सारी चीजें इनकॉर्पोरेट अब नहीं कर पाती, इसलिए मैंने कहा कि हम एक इंट्रोडक्टरी सेशन देके देन वी विल टेक इट अप एज अ वर्कशॉप। जैसे अभी सर ने होमवर्क दिया है, तो ये आप सैटरडे तक कर लेना। हो सकता है सैटरडे टू सैटरडे हम ये प्रोग्राम रखें 2 महीने का, 1 हफ्ते के काम दे दिया सर ने, अच्छा खासा, मतलब इट विल सर्टेनली टेक 1 वीक टू रिव्यू 10 रिसर्च पेपर्स। और वो लोग आप बिना समझे, बिना सुधरे, बिना लिखे
इसीलिए किसी ने कहा है कि कईयों की मज़ार समाधि पर खुदवा दिया जाना चाहिए, डाइड एट द एज ऑफ 30 बट बरीड एट 60, यानी कि लोग 30 साल में मर जाते हैं, 60 साल में इनको दफनाया जाता है, क्योंकि ये लोग ज़िंदगी भर रोते हैं, सबको रुलाते हैं। इसलिए इनके लिए बहुत अच्छी बात अंग्रेजी में कही जाती है, दे आर द पीपल व्हेनेवर दे गो दे ब्रिंग हैप्पीनेस। मैं जिनकी बात आपके सामने रखूँगा वो देवी प्रकृति के लोग, और आप सब जानते हैं कि इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जो रोते हुए पैदा होता है, और कोई भी रोते हुए पैदा नहीं होता। और इसलिए ओशो ने एक जगह लिखा है कि खाली 2 लोग हंसते हुए पैदा हुए, एक पारसी धर्मगुरु जरथुस्त्र और एक भगवान श्री कृष्ण, इसके अलावा कोई हंसते हुए पैदा नहीं। ये देवी प्रकृति वाले भी रोते हुए पैदा होते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर खुशियाँ, खुशबू और खूबसूरत मुस्कान के अपार बहार बिखेरते हैं। इसलिए उनके लिए कहा जाता है कि व्हेनेवर दे गो के बजाय वेरेवर दे गो दे ब्रिंग हैप्पीनेस। अब आप ध्यान दीजिए, एक अक्षर का फर्क है, एन के बजाय आर, और सारी लाइफस्टाइल बदल जाती है। चुनाव हमारा है कि हम व्हेनेवर वाला बनना चाहते हैं या वेरेवर वाला बनना चाहते हैं। और जो वेरेवर वाले लोग हैं इनको हम देवी प्रकृति के लोग कहते हैं, इनको हम डिवाइन कहते हैं। और जो डिवाइन है इनके लिए कहते हैं विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। आज से लगभग 3-3.5 साल पहले एक बच्ची मेरे पास आई, कह लगी साहब रिटर्न तो मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि मैंने MA इकोनॉमिक्स एक फॉरेन यूनिवर्सिटी से की, अमेरिका से की है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा सवाल इकोनॉमिक्स के पूछे जाएंगे, आप मेरी थोड़ी मदद करें। मैं बेसिकली इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। मैंने ठोक बजा के समझ लिया कि बच्ची वाकई बहुत सीरियस है। कुछ सवाल मैंने उसको दिए, कुछ सवाल मैंने उसको समझाए। आज से कुछ महीने बाद वो फिर आई मेरे पास, कहने लगी साहब पिछली बार आपने मेरी मदद की थी, मैं IRS हूँ, इस समय रेवेन्यू ऑफिसर हूँ, इनकम टैक्स में हूँ, पर मैं तो मेन IAS में आना चाहता हूँ। और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि मेक इन इंडिया के बारे में ज़रूर सवाल पूछे जाएंगे, यदि आप मुझे समझा सकें, बता सकें। मैंने कहा मेरा एक प्रेजेंटेशन है, मैं सरकारी ट्रेनिंग में जाता रहता हूँ, मैं तुम्हें मेक इन इंडिया की हार्ड कॉपी भी दे देता हूँ, समझा भी देता हूँ। मुझे बहुत खुशी है आपको बताते हुए कि आज वो हमारी जयपुर की बच्ची आई है। इससे कहने का मतलब बहुत सीधा है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। और ये जितने भी देवी प्रकृति वाले हैं, ये मानने वाले लोग नहीं हैं, ये ठानने वाले लोग। ये अपनी ज़िंदगी को चुनते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को चुनते हैं, अपनी वैल्यूज़ को चुनते हैं। इसलिए चूज़र है और ये मार्चर है, इसलिए कि मार्च के महीने में पैदा हुए, क्योंकि ये वेद में विश्वास करते हैं। और वेद कहते हैं चले वेती चले वेती, तू नहीं चलेगा तो चल देंगी राहें, फिर मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझे चलना ही होगा, तुझे चलना ही होगा। मुझे 2 बार जाने का मौका मिला कन्याकुमारी। मैंने वहाँ जाकर के विवेकानंद का स्मारक देखा, लोगों से बात की कि स्मारक के पीछे की कहानी क्या है। कहने लगे विवेकानंद यहाँ आए थे, सारे नाव वालों से उन्होंने प्रार्थना की मुझे सामने वाली चट्टान तक ले चलो जहाँ ऐसा कहते हैं कि पार्वती ने शंकर की अर्चना की थी। सारे नाव वालों ने मना कर दिया क्योंकि विवेकानंद की जेब में पैसे नहीं थे। उसी समय विवेकानंद कूद गए, गाँव वालों ने सोचा लड़का डूब गया, तैरते हुए उस चट्टान तक पहुँचे और वहाँ बैठकर साधना, आराधना, प्रार्थना। आज बहुत बड़ा स्मारक, खूबसूरत म्यूजियम, जिसके बाहर अंग्रेजी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो जागो और जब तक लक्ष्य को न पालो तब तक रुकना मत। और इसलिए जितने भी देवी प्रकृति वाले लोग ये मान करके चलते हैं, हर व्यक्ति को साधारण रूप में कर्म करना चाहिए। मैं आपके सामने एक शिक्षक, प्रशिक्षक के तौर पे हूँ, मेरा एक धर्म, आप भी सब शिक्षक है, आपकी एक धर्म है। आज इंसान धर्मयुक्त चिंतन, धर्मयुक्त आचरण और धर्मयुक्त कर्म भूल गया। और इसीलिए आज अब ज़्यादातर क्या पाते हैं, ज़्यादातर की स्ट्रेस डिस्ट्रेस में बदल करके मिस्ट्रेस हो जाती है, DTH हो जाती है, डायरेक्ट होम डिलीवरी हो जाती है तनाव। और क्यों होती है? जवाब आपके सामने है। जो भी अपना धर्मयुक्त चिंतन, आचरण, कर्म नहीं करते वो निकम्मे हो जाते हैं, निकम्मों को ही तनाव होता है। इसलिए आइए, तनाव से बचने का सबसे अच्छा रास्ता ये है कि हम अपने धर्म के अनुसार अपने कर्म को करें। और धर्म के अनुसार कर्म करने वाले कभी भी अपनी ज़िंदगी में अपनी शक्ल व सूरत से फेयर लवली हैंडसम बनने की कोशिश नहीं करते। आज के ज़माने में बहुत आसान है, 5 रुपया रोज़ाना, यही सही कसर शाहरुख ने पूरी कर दी, पहलवान होकर के लड़कियों की क्रीम हैंडसम लगा। अब हैंडसम से लोग हैंडसम हो गए होते हैं। तो बराक ओबामा अपने आया था इससे 2 साल पहले, 4-5 दर्जन ट्यूब दे देते, जरा देखते हैं वो कितना हैंडसम हो गया होता। अपनी ज़िंदगी में शक्ल सूरत से फेयर लवली हैंडसम बनने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपनी नीयत व कर्म से
सिंसियर बनिए, लाइवली बनिए और वेलकम बनिए। मुझे बताइए, कुल मिलाकर के ऐसे भी लोग हैं जिनको ऊपर वाले ने पैदा होती पूरी दाढ़ी लगा, लेकिन इसने कभी अपने आप से कोई घृणा नहीं की। इसने ये मान लिया whatever we are gift of God, but if we could be what we should be, it will be our gift to God। और आज ये दुनिया की जानी मानी मॉडल है, इतने पैसे कमाती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए ज़िंदगी में आइए हम और आप एक व्यक्तित्व को बनाने की सोचें, व्यक्तित्व को बनाने की बात करें। मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा किसी कारण से, वक्त की मेरा वक्त थोड़ा सा कम है और मुझे यूनिवर्सिटी पहुंचना है, लेकिन विवेकानंद की आवाज़ यदि आप सुनते हैं, वो विवेकानंद जो लंच के पहले 3 बार सभापति से कहने गया कि साहब मेरा नाम अभी मत बुलाना। लंच के बाद जब बुलाया गया और जिस तरह से विवेकानंद ने शुरुआत की, सिस्टर्स पहला शब्द बोला, लोग दंग रह गए। एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, 2 मिनट तक तालियां ही नहीं बनी। जिंदगी में आइए हम और आप अपने असली व्यक्तित्व को पहचाने, और जो लोग अपने असली व्यक्तित्व को पहचानते हैं वो 7 बातों पे गौर करते हैं। और 7 बातें क्या हैं? वैयक्तिक व्यावसायिक श्रेष्ठता की सबसे पहली बात है हमारी जिंदगी का एक सपना होना चाहिए। सपने का मतलब होता है लक्ष्य, उद्देश्य। सपने का मतलब होता है मिशन एंड पर्पस एंड गोल। हमारी जिंदगी का कोई लक्ष्य है क्या, कोई पर्पस या मिशन है क्या? क्योंकि लक्ष्यहीन मलिन किसी भी काम में लीन और तल्लीन नहीं हो सकता, इसलिए गमगीन रहता, जग विलीन हो जाता। लक्ष्य ओझिल तो जीवन बोझिल, इसलिए लक्ष्य को वक्ष के समक्ष रखने में दक्ष बने। द वेरी पर्पस ऑफ लाइफ इज टू लिव ए लाइफ ऑफ पर्पस। महात्मा गांधी कहते थे, जिस व्यक्ति का कोई उद्देश्य नहीं है, जिस व्यक्ति का कोई मकसद नहीं है, उसकी ज़िंदगी का कोई मतलब भी नहीं। इसलिए आइए सबसे पहली बात हम अपनी ज़िंदगी का मिशन तय करें, हमारा एक सपना तय करें और याद करें APJ कलाम साहब। आज से एग्जैक्ट 2 साल पहले उनका स्वर्गवास हुआ। बोलने के लिए खड़े हुए, अपने सहयोगी से माइक चेक करवाया और पूछा बोलूँ क्या, और बोलने वाला दुनिया से चला गया। लेकिन कलाम साहब क्यों प्रसिद्ध हुए? अपने इन सपनों के कारण। उन्होंने ज़िंदगी में ये जो 3 सपनों की बात कही, स्वतंत्र, विकसित और मजबूत भारत, किताब लिखी बकायदा विजन 2020। भारतीय विद्या भवन जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, हमारे सारी दुनिया में केंद्र हैं। भारत में 300 ज़्यादा हमारी संस्थाएं हैं। ज़्यादा माना हमारा ऑडिटोरियम है, खूबसूरत हमारा सभागार है, यानी मानी हस्ती हमारे आती रहती है, जिसमें कलाम साहब और किरण बेदी शामिल हैं। सवाल जवाब के बाद जाने लगे, एक बच्चे ने मचल करके कहा पैर नहीं छूने दोगे आत्महत्या कर लूँगा। सारे पुलिस वालों ने इस बच्चे को धमकाया, अधिकारियों ने राष्ट्रपति जी को समझाया, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री हैं, ये नादानी बच्चे करते रहते हैं, आप तो चल दीजिए, सिक्योरिटी का मामला है, लेकिन ये तो मेरे आपके राष्ट्रपति हैं। अंगद की तरह से वहीं पैर जमा करके खड़े हो गए, जब तक बच्चे ने साष्टांग लमलेट होकर के पैर नहीं छुए, हिले नहीं। बचपन याद आ गया। इसी तरह की एक बातचीत के दौरान अपने टीचर से उन्होंने पूछ लिया चिड़िया कैसे उड़ती है, और कुल मिलाकर के टीचर ने डांट नहीं लगाई कि चिड़िया कैसे उड़ती है, यहाँ चित्र आपका बना हुआ भी है। लेकिन जितनी भी एरोडायनेमिक्स आती थी टीचर को, वायु विज्ञान समझाई और शाम को पूरी क्लास को समुद्र के किनारे ले गए, प्रैक्टिकली एक इनपुट दिया कि चिड़ियाएँ क्यों उड़ती हैं। कलाम साहब ने कहा बकायदा, मैं भी उस सारे दृश्य का कुल मिला करके चश्मदीद गवाह हूँ कि उस दिन मेरी ज़िंदगी में एक सपना तैयार हो गया कि भले मैं मछुआरे का बेटा हूँ, भले मैं पाताल में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं चिड़िया की तरफ से उड़ करके दिखाऊंगा। और बाद में क्या हुआ मुझे आपको बताने की जरूरत है। जहाँ जाते थे इस अपने टीचर का नाम ज़रूर लेते नहीं थे, रटते नहीं थे, जपते थे, कुरान में विश्वास करते थे। Latitude in the attitude of gratitude will never take you to higher altitude in life। कृतज्ञ व्यक्ति कभी भी ऊंचाइयों को छू नहीं सकता। और इसलिए मैंने आपसे कहा जिंदगी में सपने होने चाहिए, क्योंकि सपने आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं। ये देखिए आप धीरूभाई अंबानी, मुंबई की चाल के कमरे में रहने वाला 6 मेंबर के साथ। आप चाल के बारे में नहीं जानते होंगे, मैं छोटे से बड़ा मुंबई में हुआ हूँ, चाल के पास वाली बिल्डिंग में रहता था। एक चाल का मतलब था सरकारी मकान जिसमें 300-400 लोग रहते हैं और हर एक के पास एक कमरा होता है। उस कमरे में धीरूभाई 6 मेंबर के साथ रहता था, कॉमन टॉयलेट बाथरूम हर फ्लोर पर, आधे बंद अवैध शराब के अड्डे। वहाँ पर आप बताइए 6 मेंबर के साथ एक कमरे में रहना। आज बड़े बेटे मुकेश ने 27 मंजिल का मकान बना करके भले अपनी पत्नी को गिफ्ट किया, लेकिन ससुर तो केवल एक कमरे में रहता। कैसे पहुँचा? पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाला लड़का
और वो भी विदेशी धरती पर, जामनगर में दुनिया की जानी मानी रिफाइनरी, सामने यहाँ की सारी बातें, सपने, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारे प्रयास कैसे होने चाहिए। और तो और आपको शायद पता होगा कि सचिन तेंदुलकर की कहानी क्या है। 15 नवंबर 1989 1989 जब उसने पहला जिंदगी में टेस्ट मैच खेला पाकिस्तान के खिलाफ कराची में, चंदू बोर्डे मैनेजर कोच बन करके गए थे। उन्होंने अपने डायरी में लिखा है कि रात को होटल के बरामदे मैंने सचिन को सपने में चलते हुए देखा और बोलते हुए सुना कि मैं वसीम अकरम, इमरान खान, वकार यूनुस की गेंदों की कैसे धुनाई करूँ। अरे 16 साल का लड़का, सुबह मैच खेलना है, आराम से उठेगा, फ्रेश होकर के खेलेगा, लेकिन सपने में क्रिकेट आ गई। और आज उस क्रिकेट ने उसे कहाँ पहुँचाया मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। कोई कॉलेज की पढ़ाई नहीं, कोई यूनिवर्सिटी की पढ़ाई नहीं, स्कूल की भी कभी पूरी नहीं की, और आप देखिए भारत रत्न बन गए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सपने हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। लीजिए भंगन को आप देखें, शायद आज भी आपने कुछ भंगनों को देखा होगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को वेद की ऋचाएँ सुनाने जा रहे हैं। और इन सारी भंगनों को ट्रेन करने वाली सुलभ इंटरनेशनल अलवर, जिस भंगन को भी ट्रेन किया, और नतीजा ये हुआ कि उषा चमार जो है आज वर्ल्ड डॉक्टर है, दुनिया भर की ब्यूटिशियन है। और नीचे देखिए क्या लिखती है, एवरी मैन हैज अ राइट टू ड्रीम एंड ड्रीम्स टू कम ट्रू। प्रत्येक को सपने देखने का अधिकार है, और सपने जरूर पूरे होते हैं, और इसलिए सपने होने चाहिए। सपने कैसे होने चाहिए, क्यों होने चाहिए का जवाब है, सपने आपको दूरदृष्टि देते हैं, सपने आपको दिशा दिखाते हैं, और सपने आपको भरपूर प्रेरणा से भर देते हैं। हेलन किलर का नाम कौन नहीं जानता, अंधी, बहरी, गूंगी। और देखिए कितनी प्यारी बात कहती है, साइट विदाउट विजन इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। आपके पास दृष्टि और दूरदृष्टि नहीं है, इससे बढ़कर कोई दुनिया में त्रासदी नहीं है। तो सपने आपको एक दृष्टि देते, सपने दिशा दिखाते। एक महिला बहुत तेजी से कार दौड़ाती हुई जा रही, ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका, ब्रेक लगाई, खिड़की खोली, नाराज होकर के बोली, तुम पुलिस वाले सबको बहुत तंग करते हो, मुझे देर हो गई भैया, पार्टी खत्म हो गई, सारे लोग सामने से लौट के आ रहे हैं, तुमने बताओ देर पर देर मेरी कितनी बेइज्जती होगी। पुलिस वाले ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैडम मुझे क्या मालूम आप किसी पार्टी में जा रही हैं, और मैं क्या जानूँ आपको देर होगी, और मुझे क्या पता ये सारे लोग उसी पार्टी में से ही लौट के आ रहे हैं। अरे मैडम ये वन वे ट्रैफिक है जिसमें आप उल्टे जा रही हैं, और वन वे में उल्टे जाओगे तो क्या होगा मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। दशा बिना दिशा के दुर्दशा के बराबर होती है, और गति बिना मति के दुर्गति के बराबर। एक्शन विदाउट डायरेक्शन इज अबॉर्शन, डायरेक्शन विदाउट एक्शन इज डिस्टॉर्शन, एक्शन प्लस डायरेक्शन इज सैल्वेशन। और इसलिए मोक्ष चाहते हैं तो एक्शन भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। सपने हमें देते हैं, सपने कैसे होने चाहिए। नंबर 1, सपने ऊंचे होने चाहिए। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, खाने वाले जानते हैं, मैं तो खाता नहीं हूँ कुल मिला के, लेकिन सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत पे जाना है। अपनी तो मंजिल है आसमां, रास्ता भी खुद ही बनाना है। तो हमारी मंजिल आसमां है, रास्ता भी हमें खुद ही बनाना है। तो सपने ऊंचे होने चाहिए, सपने उपयोगी होने चाहिए, सपने उपयुक्त होने चाहिए, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, और सपने उत्कृष्ट होने चाहिए। वैश्या और साधु की मौत हो गई, साधु नर्क में, वैश्या स्वर्ग में। बहुत बुरा लगा, साधु ने भगवान से शिकायत की, भगवान ने भी फटाफट जेपीसी बुलाई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और साधु जी को भी तलब किया और कहा भाई साधु जी बताइए कि भगवान से कहा आपसे कुछ छिपा है क्या। भगवान ने यही कहा तुम्हें गलतफहमी होगी कि मेरे कंप्यूटर में कभी वायरस होता है या मुझे कोई ऑडिटिंग की ज़रूरत होती है। मेरे सारे सेल्फ ऑडिटेड अकाउंट्स, पल पल क्षण क्षण का हर एक का रिकॉर्ड मेरे पास है। तुम साधना आराधना का बहाना बहुत अच्छा करते थे साधु, लेकिन मन खोया रहता था वैश्या। और वैश्या बेचारी व्यवस्थावश देह व्यापार तो करती, लेकिन कोई रहती मंदिर की घंटी और मंदिर की आरती में। इसलिए वैश्या बेगुनाह मोहब्बत। मेरी पत्नी भी यूनिवर्सिटी से रिटायर हुई, मेरी बेटी भी MNIT में पढ़ाती है। मैं यही बात उन लोगों को भी कहता हूँ कि ये जो ज़िंदगी का अनुभव है, जिस दिन पत्नी गाना गाकर खाना बनाती है उस दिन अपने आप खाने में 56 भोग का स्वाद आ जाता। माशियाँ दी हट्टी के मसाले की कोई ज़रूरत ही नहीं। सीधी सी बात ये है, आइए हम अपने काम से प्रेम करें। और अंग्रेजी में कहते हैं लव योर वर्क एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क ए सिंगल डे इन योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी से प्रेम करना शुरू कर दो, ज़िंदगी भर कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि काम क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। बात नंबर 3, यदि हमने सपना देखा, निष्ठा से काम किया, तो तीसरी बात है कार्य योजना बनाना। योजनाएं बनाने में हमारी भारतीयों को भी मुकाबला है। सब जानते हैं 1 अप्रैल से हमने बंद भी कर दी, लेकिन हम कैसी कैसी योजनाएं बनाते हैं। तीनों काल की योजना बनाते हैं। अल्पकाल की योजना 9 के फूल 13 की माला,
बुरी नज़र वाले तेरा सब कुछ काला। एक मध्यम काल की भी योजना है, मेरे जैसे का साला तो पता क्या नहीं होगा तेरा मुंह काला। और एक दीर्घ काल की योजना भी, बुरी नज़र वाले तेरे बच्चे दिए, बड़े होकर तेरा खून दिए। मुझे ये योजनाएं घोषणाएं कुल मिलाकर कोरी कल्पनाएं, बहुत सीधी सी बात है। योजना नीचे कार्य जिसमें 3 बातें होनी, चिंतन, निर्णयन और कर्म। नंबर 1 चिंतन, नंबर 2 निर्णयन डिसीजन मेकिंग, और नंबर 3 कर्म के लिए तैयारी। तो 3 चीज़ें बेकार, एक बार और अंतिम बार। लेकिन बिंदी लगने पर जिंदा इंसान तब तक जलता है जब तक कि मुर्दा नहीं हो। पर ये हमारा चिंता और चिंतन में अंतर है। शाम का वक्त घर पहुंचा, दीवार देखी, घड़ी गायब है। नौकर को हवा लगी, कांपता हुआ आया, कहने लगा हुजूर आज तो बड़ी गड़बड़ हो गई, आपकी घड़ी साफ कर रहा था, हाथ से गिर गई और आपकी घड़ी टूट गई। उसको खूब गालियाँ, तेरे हाथ पैर में दम नहीं है, तेरी नौकरी के लायक नहीं है, तेरे को निकालना ही पड़ेगा। इतनी गालियाँ, इतना गुस्सा कि सारी रात स्लीप वेल बिस्तर पर करवट बदलते बदलते कमर टूट गई, लेकिन नींद नहीं। घड़ी टूटी, नींद रूठी, सुन गई कि मेरे को तो मखमली बिस्तर पर भी नींद नहीं आई, और ये पट्टा नीचे ही बड़े आराम से सो रहा, क्योंकि बेचैन को चिंता छोड़ती नहीं और बेफिक्रे को छूती नहीं। जब वो सुबह व्यक्ति लेकर के आया तो बड़ी सिमाका स्माइल के साथ उससे बात की। कल तो मैं गुस्से में पागल ही हो गया था, एक बात बता, इस घर का कितना बूढ़ा नौकर है, अरे मेरे को तो तूने गोदी खिलाया भाई, घड़ी टूट गई, घड़ी और नहीं आ सकती क्या? सच बात यह है कि मेरे मन में कोई पाप नहीं है। मैंने सोचा था जब भी तू नौकरी छोड़ के जाएगा ना इस घर को, ये वाली घड़ी मैं तेरे को इनाम के तौर पर दे दूंगा। उस रात बूढ़े नौकर को नींद ही नहीं आई। अब बताओ, पहले नींद किसकी गायब हुई? जिसकी घड़ी टूटी। अब नींद किसको नहीं आ रही है? जिसको नहीं मिलेगी। एक का पास्ट टेंस, एक का फ्यूचर टेंस। अब मुझे बताओ प्रेजेंट में क्या बचा? इसलिए मैंने आपसे कहा कि आइए हमारा चिंता और चिंतन में काल की स्मृति, वर्तमान काल की बुद्धि और भविष्य की मति, तो स्मृति, बुद्धि और मति मिल जाए, इसको हम कहते हैं प्रज्ञा। देवताओं में मैं हनुमान को महान प्रज्ञावान देवता मानता। आप जानते हैं लंका जाने लगे तो राम के पास पहुंच गए, कहने लगे मैं कैसे विश्वास दिलवाऊंगा आपका दूध, इसलिए कुछ दे तो दीजिए। और वेडिंग रिंग ले ली राम से। आप देखिए विश्वास क्या जीता हनुमान। अब वेडिंग रिंग रखेगा हनुमान की जेबें तो ही मुंह में रखी। लंका जलाई तो सीता के पास पहुंच गए, कैसे विश्वास दिलवाऊंगा आपसे मिला, तो सीता से चूड़ामणि ली। सुरसा ने कहा मैं खाऊंगी, तो हनुमान ने क्या कहा, राम का काम करके आने तो जरूर खा लेना, मेरा वायदा मैं जरूर आऊंगा। और जब देखा कि सुरसा नहीं मानेगी तो हनुमान कितने होशियार, अच्छा मुंह खोलो। अब सुरसा 1 योजन तो हनुमान 2 योजन, सुरसा 4 योजन तो हनुमान 8 योजन। रामचरितमानस की भाषा। हनुमान ने देखा अब तो सुरसा हो गई है डायनासोर, और डायनासोर को आज खुजली करो तो 15 साल के बाद पता लगता है किसी ने खुजली की। हनुमान फट मच्छर बन गए, मुंह से निकल करके बाहर आकर के चैलेंज करके बोले तुम्हारी गलती है, तुमने नहीं खाया, मेरी कोई गलती है, मैं तो तुम्हारे मुँह में गया। और जो ही सुरसा ने सुना तो आशीर्वाद, तुम राम का काम जरूर करोगे, बल बुद्धि निधान। ये राम ये कुल मिला के हनुमान की देखिए प्रज्ञा, कि हनुमान कितने होशियार है, और निर्णय में यही प्रज्ञा होनी चाहिए। एक प्रेमी ने 4 गुंडों को मारने के बाद अपनी प्रेमिका से पूछा बता मेरे से शादी करेगी कि नहीं करेगी? उसने कहा हरगिज नहीं करूँगी, मैंने पहले ही तय कर रखा है बलवान से शादी नहीं करूँगी, मैं तो बुद्धिमान से शादी करूँगी। तो प्रेमी ने सीक्रेट बताया, उन 4 गुंडों को पैसे देके मैंने ही बुलाया था, बता शादी करेगी कि नहीं करेगी? तो सवाल ये है कि हमें प्रज्ञा है, दूसरा हम निर्णय समय से लेते हैं, और तीसरा हमारे निर्णयों में दृढ़ता है। होता ये है सामान्यतः कि दृढ़ता होती है और सामयिकता नहीं, और प्रज्ञा काम करती नहीं। मेरी शादी 1975 में हुई, किसी ने इंदिरा गांधी को शिकायत कर दी मेरी शादी हो रही, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की, और इमरजेंसी में कानून का सख्ती से पालन करवाना शुरू कर दिया कि 100 से ज़्यादा मेहमान बुलाने पर मेज़बान को जेल की सजा हो जाए। उस ज़माने में आप लोग पैदा नहीं हुए होंगे, लेकिन उस ज़माने में आयोजन प्रयोजन इतना मुश्किल काम होता था कि 100 जगह और 10-10 दिन पार्टियां चलती, तय करना पड़ता था किसको कहाँ बुलाएं, तब जाकर के पूरा पड़ता। अभी पुलिस वाला खड़ा है, गिन रहा है 98, 99, 100, और ये बेचारा 101 है, रोक लिया। मुझे बताइए इसको कौन समझाए कि अंदर गाना चल रहा है, डुंगी सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखी, मुहूर्त निकल जाएगा क्या कुछ मेरा। इस पुलिस वाले में दृढ़ता तो है, लेकिन आप देखिए सामयिकता और प्रज्ञा नहीं।
मैं आता हूँ चौथी बात पर, और चौथी बात कहते हैं में संगठित ऑर्गेनाइज पर। हम और आप अनुभव से क्या जानते हैं, या तो अति संगठित होते हैं या अल्प संगठित होते हैं, पर हम ज़्यादातर अव्यवस्थित होते हैं, और अव्यवस्थित व्यक्ति व्यथित रहता है। जो भी अव्यवस्थित होगा व्यथित होगा अपने। और इसलिए आइए बेतरतीब तरीके से काम मत करिए, सुसंगठित हो। लेकिन मैंने क्या कहा, हम ज़्यादातर अति या अल्प सुसंगठित। आज बिल जमा कराने की लास्ट डेट है, कहाँ रखा, बहुत संभाल के रखा। मैंने कहा ना लास्ट डेट है, कहाँ रखा, कह दिया ना बहुत संभाल के रखा, अभी नहीं मिल रहा। अब मुझे बताओ इतना क्यों संभालते हो, तो मिलता ही नहीं कुल मिला। इसलिए पंचतंत्र की इस कहानी से सबक है। अभी मैं गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में था, वाइस चांसलर भी मेरे साथ, स्वामी नारायण मंदिर के महंत और एक जर्मन और एक अमेरिकन प्रोफेसर। मैंने कहा क्या हमें ऑर्गेनाइजेशन सिखाएंगे, हमारी तो कहानियों में ऑर्गेनाइजेशन। और पंचतंत्र की कहानी, आप देखिए कितनी प्यारी कहानी। क्यों ही कौवे को लगी प्यास, सबसे पहले उसने क्या कहा, मैं अपनी प्यास से मरने के लिए पैदा नहीं, आई कैन, एक निष्ठा उसमें, अति विश्वास नहीं अल्प विश्वास। और जैसे उसने प्यास को बुझाया, ये वास्तव में निष्ठा की पराकाष्ठा हो। ये कौवा आइकन बन गया, ये ग्लोबल कौवा है, दुनिया भर में इस कहानी को पढ़ा है। कौवा हमारा है, और कितना प्यारी कहानी देखा। प्यास लगती है, उसने क्या लगाया अंदाज, प्यास, पानी कहाँ होगा, किस दिशा में होगा, मैं उसी दिशा में जाऊँ। क्योंकि उल्टी दिशा में चला जाएगा तो नतीजा क्या होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं, दशा बिना दिशा के दुर्दशा के बराबर। आसमान से उसको मटकी दिखाई, क्या बन गई, आस। क्योंकि मटकी है तो मटकी में क्या होगा, पानी तो होगा, मटकी में बियर तो हो नहीं सकती, उसको भी पता। एक आस बन गई कि पानी तो होगा। फर्राटे से नीचे आया, क्या हो गया, विश्वास कि पानी है तो मैं अपना पेट भर सकता हूँ। लेकिन खाली विश्वास से काम चल सकता होता तो फिर पाकिस्तान से इतनी करारी हार नहीं होती। और अभी 3 दिन पहले T20 में भी वेस्ट इंडीज ने हमें नहीं हराया। विश्वास से काम नहीं चलेगा, तो विश्वास के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा, प्रयास। और खाली प्रयास भी नहीं, क्या चाहिए। अभी बिरला इंस्टीट्यूट में मुझे एक लेक्चरर ने पूछा, हम कस्में बहुत खाते हैं, संकल्प बहुत करते हैं, लेकिन हम सफल नहीं हो पाते। तो मैंने कहा गीता ने 2 बहुत प्यारे शब्द और 2 संदेश दिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया 2 चीज़ों की जरूरत है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तुम्हें समझ में आ गया ना, और ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है ना, उसके लिए 2 ही तरीके, नंबर 1 अभ्यास और नंबर 2 वैराग्य। ये 2 चीज़ें मिल जाएं तो आप जो पाना चाहते हैं जिंदगी में पा सकते। और इसलिए कुल मिलाकर के अभ्यास की बात है। नतीजा ये हुआ कि पानी ऊपर, पेट के अंदर, ऐसा लगा सब कुछ। अब ये कौवे की कहानी बताती है कि हमें वैयक्तिक रूप से कैसे संगठित होना चाहिए। ये तो पंचतंत्र का कौवा है। आज होता तो इसको क्या कहते हैं, स्टूपिड है, भूल कौवा है। आज जमाना स्मार्टनेस का है, और इसलिए स्मार्ट तरीके से भी पानी को किया जाता है। तो आज के कौवे उस जमाने के कौवे में बहुत फर्क है। और मोदी जी का कौवा मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा, लेकिन मोदी जी का कौवा तो और भी आगे निकल गया, किसी कारण से मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। लेकिन वक्त थोड़ा सा सीमित है। ये चौथी बात है कि वैयक्तिक रूप में आप कैसे अपने आप को संगठित करिए, और फिर व्यक्तिगत रूप से संगठित के बाद बात आती है सामूहिक रूप से आप अपने आप को संगठित कर सकते। खाली वैयक्तिक रूप में आप संगठित हों उससे काम नहीं चलेगा। सामूहिक रूप से अपने आप को संगठित, कलेक्टिवली अपने आप को संगठित। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप सामूहिक रूप से अपने आप को संगठित करें, और ये कोशिश होनी चाहिए। टीचर ने जो ही स्टूडेंट से सवाल पूछा कि बता एक काम मम्मी 1 घंटे में करती तो मम्मी और पापा मिलके कितनी देर में करेंगे, तो 2 घंटे में करेंगे। डांट लगाई, तेरे को गणित आती नहीं है, इतने महीने हो गए सिखाते सिखाते। उसने कहा गुरु जी क्लास की गणित आपको घर की तो मेरे को मालूम है। दोनों को कहोगे तो पहले तो 1.5 घंटा दोनों लड़ेंगे, पहले तू मैं क्यों, और फिर जाके आधे घंटे में काम। सामूहिकता नहीं, हमारा मिल करके काम करना पसंद नहीं करते। और इसलिए सामूहिकता का मतलब है असंभव को संभव बनाना, संभव को आसान और आसान को आनंद करना। कि कितनी भी कोशिश कर लें इसको नहीं तोड़ सकते। भले रेमंड के सूट पहन करके आ जाए, ये सोच करके रेमंड के सूट पहनते लोग कंप्लीट हो जाते हैं। आज तो कोई कंप्लीट हुआ नहीं सकता। और इसलिए बहुत सीधी सी बात है, मुझे आपकी ज़रूरत है, आपको मेरी ज़रूरत है, और मिल जाए तो क्या होगा, असंभव संभव हो जाएगा, संभव आसान और आसान क्या हो जाएगा, आनंद आएगा। इस मटकी को किसने तोड़ा, क्या इनका कोई काम नहीं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिकेट की भाषा में चीयर लीडर्स होते हैं, ये भी हमें चाहिए।
मिल्टन जाने माने कवि ने कितनी प्यारी बात की है, those who stand and stare, they also contribute and share. ये लोग भी हैं, लेकिन कल को इसको गलत समझ में हो जाए, मैंने थोड़ी एक और इनमें से किसी को खुजली हो जाए तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि उसका भी क्या होगा। भाई हम सब मिल करके काम करें। ये है चौथी बात। पांचवी बात पे आता हूँ, टाइम। एक ही शिकायत है हम सब। मैं अपनी बेटियों को भी ये समझा कि ये बात कहने की जरूरत ही नहीं है कि साहब काम ज़्यादा है। सच बात ये है कि वक्त कम नहीं है और काम ज़्यादा नहीं है, हम और आप कम वक्त है। तो वक्त कम नहीं है, हम और आप कम वक्त। और किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, वक्त आएगा वक्त जाएगा, अरे वो कम वक्त का ख्याल रखना, बेवक्त की वक्त काम। सच बात ये है कि ऊपर वाले ने हमारे साथ कितना भी अन्याय किया हो, सुंदरता के मामले में, सफलता के मामले में, संपन्नता के मामले में और स्वच्छता के मामले में, लेकिन जहाँ तक समय उपलब्धता का सवाल है उसकी निष्पक्षता बेमिसाल। उसने हर एक को एक साल में, एक महीने में, एक घंटे में, एक मिनट में, एक सेकंड में बराबर बराबर टाइम दिया कि नहीं दिया। गलती हमारी है, हम इसका सही इस्तेमाल नहीं करते और इसलिए ये बहाना छोड़ दीजिए कि वक्त कम और काम ज़्यादा है। सवाल ये है कि आप समय का कैसे इस्तेमाल करें। वक्त आखिर क्या चीज़ होती है? और किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि वक्त क्या है, तो नंबर 1 वक्त इनविजिबल, आप देख नहीं सकते। नंबर 2 वक्त इनटेंजिबल, आप छू नहीं सकते। नंबर 3 वक्त इरिवर्सिबल। 11 जुलाई 2017 दोपहर के 2:30 अब लौट के आने वाले नहीं, आप कुछ भी करें। इरिवर्सिबल वक्त इरिट्रीवेबल, आप इसको मेमोरी की तरफ से रिट्रीव नहीं कर सकते। और नंबर 5 वक्त इरिप्लेसेबल है, वक्त की जगह कोई ले नहीं सकता। क्या करना चाहिए ये बात याद रखनी चाहिए। पास्ट हिस्ट्री पूरी, फ्यूचर मिस्ट्री है, किसी को नहीं पता क्या हो। हमारी ही राजस्थान यूनिवर्सिटी के हेल्थ यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर प्रोफेसर माथुर, जाने माने न्यूरो सर्जन, सुबह 5 बजे 1 जनवरी घूमने निकले। किसने टक्कर मारी आज तक नहीं मालूम, लेकिन जाना माना न्यूरो सर्जन 3 हफ्ते तक न्यूरो सर्जरी वार्ड में होश ही नहीं आया। और इसलिए मैंने क्या कहा, फ्यूचर मिस्ट्री। हो सकता है यहाँ से जाते हुए मुझे यूनिवर्सिटी पहुँचना है, मैं नहीं पहुँचूँ, हो सकता है गली नहीं जाऊँ, हो सकता है यही मेरा हार्ट फेल हो जाए। और इसलिए फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट एक गिफ्ट है। और इसलिए उसका नाम क्या है, प्रेजेंट। ये हमारे लिए तोहफा है, इसलिए उसका नाम ही प्रेजेंट है। इसका हम फायदा उठाएं, भूतकाल से सीखें, वर्तमान में जिए और भविष्य के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ें। वक्त की आदत है और क्या है, पर गुजर जा। मैं भी यार, आप जानते हैं पिछले पौने घंटे से बैठे हुए, बीच में गर्मी और अंधेरे का दौर भी आया, निकल गया सारा का सारा, दोबारा लाइट आ गई, दोबारा आपके सामने सब कुछ शुरू हो गया। वक्त की आदत है, लेकिन हमारा वक्त कैसे गुजरता है। और 5 में से एक बेहतर चुनाव करें। नंबर 1 तरस का कटता नहीं, वस्त को फलता नहीं, अस्त व्यस्त से संभलता नहीं, अति व्यस्त को मिलता नहीं, लेकिन मधुमस्त को पता चलता। आपके ज़माने के तो फिल्मी गानों की मैं क्या बात करूं, शीला हलकड़ जवान और मुन्नी बेहद बदनाम और बबली बेतहाशा बदमाश, कोई पौवा चढ़ा रही है, कोई फेविकोल लगा रही है, कोई जिगर से ही बीड़ी जला रही, कोई शराब की तरह से चढ़ जाती है, कोई पतंग की तरह से लड़ जाती है। लेकिन हमारे ज़माने के आप गाने देखिए, न जाने क्या तूने कही, न जाने क्या मैंने सुनी, लेकिन बात तो कुछ बनी। देखिए मिठास देखिए, गहराई देखिए, मिलो न तुम तो दिल घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है। हमें क्या मालूम आपको क्या हो गया है, लेकिन कुछ होता ही होता है। देखिए बनना है तो मस्त बनना है। पहले 4 वाले लोग टायर्ड ऑल द टाइम, हर वक्त आपको थके थके पिटे पिटे घिसे घिसे और अंतिम रिजुमिनेटेड ऑल, हर वक्त उनके चेहरे पर उत्साह। ये मेरी 5वीं क्लास है सर, और अब मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगा, फिर मैं विद्याश्रम जाऊँगा। लेकिन यदि आप कोई काम उत्साह से करते हैं, और देखिए उम्र क्या चीज़ होती है, तो मिला करके आपको आनंद आ रहा है, आपको खुशी हो रही है, आप समाज को लौटा रहे हैं। इतना लूटा है, इतना दिया है, क्यों ना जाने से पहले हल्के हो जाए। तो इसलिए चुनाव आपका है कि आप एक समय का मतलब होता है सोच समझ कर, मगन होकर के योगदान दीजिए। समय का मतलब होता है अब वो काम जो भी करना है बाद में करना है, जिस काम के लिए मेरे पास समय नहीं। ये 5 बातें मैंने खत्म की। मैं 6ठी बात पर आता हूँ, और 6ठी बात ये कहती है कि अपनी ज़िंदगी में बातचीत पर ध्यान दें।
मेहरबानी करके बातचीत की बात है, बात से किसी को चित मत करिए। आप मुझे बात से चित करोगे तो मैं भी सवाल से बातचीत करूँ। और इसलिए पति ने जो ही पत्नी को छेड़ा कि राजा दशरथ का नाम सुना है कि नहीं सुना है? उसने कहा खूब सुना है। आप तो बाबा आदम के ज़माने की बात कर रहे हो, मैं तो आपसे पूछती हूँ इंद्राणी का नाम सुना है कि नहीं सुना? अरे तुम यदि दशरथ बनोगे तो मैं भी इंद्राणी बन सकती हूँ। बहुत सीधी से बात है, बातचीत करिए, बात से किसी को चित मत करो। और इसलिए खास ध्यान दीजिए जीव का। इसका नाम है जीव, है बड़ी अजीब, रहती है नाक के नीचे, चाहे तो रखवाए चाहे तो कटवाए, और ज़्यादातर इसने कटवाई ही कटवाई। आज तक आप जानते हैं जितनी भी हड्डियाँ तोड़वाई हैं, बिना हड्डी वाली ने तोड़ी, एक भी हड्डी नहीं। इसका स्वाद भी खराब है पेट के लिए, इसका विवाद भी खराब है संबंधों में। और इसलिए बातचीत करते वक्त ये कभी बात करेंगे, लेकिन कोशिश करिए आप क्यों बोल रहे हैं। नंबर 2, आप किससे बोल रहे हैं। नंबर 3, आप क्या बोल रहे हैं। नंबर 4, आप कैसे बोल रहे हैं। नंबर 5, आप कितना बोल रहे हैं। नंबर 6, आप कब बोल रहे हैं। और नंबर 7, आप कहाँ। हमारा कितने बेईमान हो गए हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत है। इसको हम सत्संग में भी ले जाएं, इसको हम बैठक में भी ले जाएं, शमशान में भी ले जाएं। आज डेड बॉडी के साथ लोग जाते नहीं, सीधा वहीं पहुंच जाते हैं शमशान। और इसमें ऐसे ऐसे डायल टोन आ गए हैं कि वहाँ से डेड बॉडी आई और इसने बजना शुरू कर दिया, आपने मारी एंट्रियाँ बज गई घंटियाँ। ये तो हालत है। और एक को मैंने शमशान में जोर जोर से बोलते हुए सुना, अरे सुन वो तो चला गया, मैं आ रहा हूँ, तू तैयार रहना। शमशान में बोल रहा है, वो तो चला गया, मैं आ रहा हूँ, तू भी तैयार। यानी कि हम ये नहीं देखते इसका कहाँ इस्तेमाल, हम क्या बोले, हम इस पर भी ध्यान नहीं देते। पत्नी ने मायके से फ़ोन किया, तुम्हारे बिना मैं 15 दिन में आधी हो गई हूँ, कब आए हो? कि 15 दिन के बाद पहुँच जाऊँगा। पति ने पत्नी को बुला के कहा, टीवी में बड़ा अच्छा टॉक शो आ रहा था, इंटेलिजेंट फादर के बच्चे डफर होते, डफर फादर के इंटेलिजेंट होते। पत्नी ने कहा मेरा तो टेंशन ही दूर हो गया, बच्चे तो पहले निकलेंगे एकदम से। तो हमें तो बोलने के लिए इसका क्या मतलब निकले क्या निकले कोई मतलब नहीं। हम कब पे भी ध्यान देते। करवा चौथ वैसे रखा व्रत, शाम को सच धज के पूजा के लिए जाने लगी, पति की नजर पड़ गई, पूजा कहाँ जा रही है, तेरा स्यापा करने जा रही है। अब आप बताओ कि व्रत तो रखा, भगवान की उम्र लंबी करे, अब जुबान से उन्हें क्या लिखा था। इसलिए मैंने कहा कि आज जरा बात देखिए क्या कुल मिला करके कैसे बात करें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है सुन। मैंने भारतीय विद्या भवन में बड़ा अच्छा प्रयोग किया, एक क्लब बनाया, आहा माँ बाप क्लब। रिश्तेदारियाँ बच्चों और माँ बाप के बीच में दूरियों को कम कर दी, कोई पैसा नहीं देते। हम 7-8 लोगों की टीम, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मैं खुद उसमें शामिल होता था। एक चीज़ जो हमें कॉमन पता लगी वो ये कि बच्चे माँ बाप से केवल एक ही बात से नाराज रहते हैं कि माँ बाप उन्हें टाइम नहीं देते, उनको सुनते नहीं। माँ बाप के पास वक्त नहीं है, उनका आज वक्त नहीं है मेरे पास, तो मैं विस्तार से आपको सारी बातें बताता। लेकिन ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है। देखिए कितना दुर्भाग्य हमारा कि जितना भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, 9% लिखने में, 16% पढ़ने में, 30% बोलने में, 45% हम सुनने में लगाते हैं, 45% उसकी ट्रेनिंग कहीं नहीं दी जाती कि कैसे सुना। मैं अमूमन डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, अभी भी खाटू श्याम जी में था, शिव खेरा और किरण बेदी भी मेरे साथ थे, और उनको मैंने यही समझाया कि आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि आप सुनते नहीं। और इसलिए सरकार ये सोच रही है कि डॉक्टरों को सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग कंपल्सरी लेनी पड़ेगी, और उस सॉफ्ट स्किल में लिसनिंग की ट्रेनिंग ज़रूर लेनी पड़ेगी। मैंने लिसनिंग बोला, देखिए 2 शब्द हैं, हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग कान से होती है, लिसनिंग आँख से। और इसलिए अगला क्या कह रहा है, मैं तो सिर्फ चाहता हूँ कि मेरी बात को ध्यान से सुन लें, और ध्यान से सुनाने के लिए आप देखो क्या लेके आया, AK-47। मेरे पास ये होता तो किसी की इसमें से हिम्मत होती है तो देखने की या बाहर निकलने की या कोशिश करने की या चुप करके इसको देखने की क्या आ रहा है क्या नहीं है, सबका ध्यान उसी होता करके। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि 45% टाइम जो है हमारा कुल मिला करके जो होता है, तो 45% टाइम हमारा सुनने में जाता है, और सुनने की मैंने आपसे कहा कोई ट्रेनिंग दी जाए। इसलिए अगला क्या कह रहा है कि मेरी बात को खाली आप ध्यान से सुन लें, और ध्यान से सुनाने के लिए आप देख रहे हैं क्या लेकर के आया है। ये सुनना कितना इम्पोर्टेंट है आप सोचिए। अगला कह रहा है कितनी हवा भरनी है, कान से सुन रहा है, देखिए आप उसका नतीजा। लेकिन कान से तो इसको सुन रहा है और आँख से इसको सुन रहा है, और इसलिए ये नतीजा है। क्योंकि हियरिंग इधर हो रही है, लिसनिंग इधर। और लिसनिंग मैंने क्या कहा, आँख से।
इसलिए हिंदी में हम क्या कहते हैं, ये देख मैं तुझे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, देख। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओ आई सी व्हाट यू सेड, आई सी व्हाट यू सेड। देखिए भाषा कैसे बनती है, आप मुझे देखते नहीं तो आप मुझे सुन भी नहीं सकते। और इसीलिए कृष्ण के बेडरूम में अर्जुन भी गया, दुर्योधन भी गया। दुर्योधन कहाँ बैठा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अर्जुन कहाँ बैठा सब जानते हैं, और उसके पीछे साइकोलॉजी आप समझ लीजिए। चलिए अंतिम बात पे आ गया हूँ। अंतिम बात कहती है संबंध। मशीन और जानवर और इंसान में क्या फर्क, एक फर्क है सबसे बड़ा। मशीन संबंधों की भाषा जानती है, जानवर की दरकार बहुत थोड़ी सी, और इंसान के लिए संबंधों का महत्व अपरंपार होता है। आइए हम संबंधों के महत्व को समझें, उसको जीने की कोशिश करें। कुल मिला करके संबंध कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, आप जरा इसी से अंदाज लगा लीजिए। उल्टा सुल्टा पढ़ लीजिए, है जिंदगी तो अपने हैं, है अपने तो। आप देखिए उल्टा सुल्टा पढ़िए, बात रही कि भैया ये कहानी आज भी इम्पोर्टेंट। हम सब अधूरे हैं, एक चल नहीं सकता, दूसरा देख नहीं सकता। लेकिन सच बात है कि अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ जाए, एक रास्ता बता दे, दूसरा चल दे, दोनों के रास्ते कट जाए। आज हमारे यहाँ संबंध गड़बड़ हो, ये आप देखिए कि 80-100% जुलूस गई, 100%, और फिर भी ये बच गई। मेरे घर में मेरे छोटे भाई की पत्नी सुबह उठी 6:15 बजे के बाद, केवल बच्ची को तैयार करने के लिए स्कूल भेजना। जो ही स्विच ऑन किया, सारी रात गैस का सिलेंडर खुला रह गया रसोई में, कमरे में आग लग गई, 30% जल गई, और रात को बेचारी, और ये तो 100% जली आप देखिए। लेकिन उसने इतना प्यार दिया उसको, इसकी शक्ल भले बदल गई, लेकिन आज जिंदगी में कितनी जबरदस्त चीजें हैं ये, जरा इनकी गहराई को आप समझने की कोशिश करें। ये 22 साल का लड़का है, देखिए इसका नाम है सर्वश्रेष्ठ। इसने अपने पिता को कहा, पिताजी यहाँ फुर्सत ही नहीं मिलती, टाइम ही नहीं है एक दूसरे को। पिता ने कहा, बेटा छुट्टी लेके आ जा, गोल्डमैन साहब की नौकरी, खूब मिल रहा है, बड़ा पैकेज। आज का जमाना कितना बुरा आ गया, देखो पैकेज और बैगेज क्या शब्द बन गए। हमारे जमाने में तनख्वाह शब्द होता था वेतन, तन से जुड़ा हुआ, तनख्वाह तन से जुड़ी हुई। आज तो पैकेज मिलता, जैसे कोई बैगेज हो गया ऊपर मिला। और आप देखिए एक दिन इसने आत्महत्या कर, 22 साल का यंग लड़का, एक ब्राइट लड़का, और आप देखिए अमेरिका की मल्टीनेशनल में एक ऊंची पद पे काम करने वाला। इसलिए आइए बात को खत्म करता हूँ, संबंधों के महत्व को समझिए। ये परिवार है, आइए इसको दोबारा लाने की कोशिश करें। जरा इसके रोग को समझिए, कितना खतरनाक मनोरोग है, जरा कोशिश करिए इससे बचने की। मेरे पास भी है, आप जब से मैं आया हूँ, ये भी मेरे को जो भी लेकर के आया, मेरा तो एक बार भी नहीं बचा, पर इनके कम से कम 20 बार बजे होंगे। क्या रखा है, 8:30-9 के बीच में बात करनी है, खुशी से करिए, कोई बात। ये परिवार था, ये परिवार है, जिसको देखो बिजी है, ये भी बिजी और ये व्यस्तता इतनी बढ़ गई है कि इसने चिड़चिड़ापन, गुस्सा और वाउपन को बढ़ा दिया। ये हालत हो गई है यार कि बच्चे लिखी खड़े बात करके के, अरे बच्चे तो बच्चे, माँ भी बिजी है, और जिनकी माँ ऐसी है उनके बच्चे देखो, हे भगवान मेरी मम्मी का व्हाट्सएप बंद कर दो, एक घंटे से ना तो मंगाई घूम रहा हूँ, क्या फुर्सत का तो बिजी है। और यही नहीं, ये सच्चाई है। चीन में आप देखिए, ये बच्चा डूबता रहा और माँ मशहूर है अपने मिला करके फोन। दोस्तों एक बात मत भूलिए, ये बच्चों की भाषा बदलने वाली, बहुत जल्दी बच्चे बोलेंगे आपने पैदा नहीं किया, डाउनलोड किया, भाषा हो जाएगी कुछ दिनों के बाद। इसलिए मैंने आपसे कहा, मोबाइल आया, कैमरा खत्म, टॉर्च खत्म, रेडियो खत्म, मोबाइल आया, एड्रेस खत्म, MP3 खत्म, मोबाइल आया, कैलकुलेटर खत्म, मोबाइल आया, सुकून खत्म। और अगर आपका मोबाइल आपकी बीवी के हाथ पड़ गया तो माँ कसम आप ये तो स्थितियाँ होती जा रही है। चलिए बात खत्म कर देता हूँ। क्या करना चाहिए श्रेष्ठता के लिए? रामचरितमानस की चौपाई बहुत प्यारी है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जी तब नाव में जाई। भगवान राम केवट से कह रहे हैं, देख केवट, तेरे को हमारी मिस्ट्री मालूम है। हमने तो पत्थर पर पैर रखा था, अहलिया बन गई, और नाव लकड़ी की, कहीं हमने पैर रखा और ऐश्वर्या बन गई, और शुरू हो गई गजरारे। तेरी रोटी रोजी तो गई ना, और इसलिए पहले तो अपनी रोटी रोजी को बचा, पहले अपनी जिंदगी, अपनी कमाई को बचा, और फिर बात कर हमारी, हमें भी पार उतार दे। देर हो रही है, संध्या का टाइम है, और अयोध्यावासी आएंगे, वापस चलने की जिद करेंगे, और स्वाभाविक है रघुकुल रीत सदा चली आएगी। तो तेरी कमाई और हमारी भलाई, ये दोनों चीज़ें मिलनी चाहिए।
जिस दिन ज़िंदगी में आप ये सीख लेंगे, जिस दिन ज़िंदगी में आप इसको व्यवहार में उतार लेंगे, आपको ज़िंदगी में आनंद मिलेगा। मैंने आपको कहा मैं आपके सामने हूँ, कहीं ये उद्देश्य नहीं होता कि क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में चाहे श्री सीमेंट हो और चाहे रिलायंस हो, तो लोग हज़ारों रुपए देते हैं एक एक सेक्शन के लिए, लेकिन मैं वहाँ भी जाता हूँ जहाँ मुझे कोई उम्मीद नहीं है मिलने की, तो मिला करके एक ही चीज़ कि इतना कोई समाज से दिया क्यों न दिया जाए, बिकॉज टेकर्स ईट वेल एंड गिवर्स ईट वेल। जो समाज से भेद भाज कर लगाते बड़ी सुकून, बड़े आराम, बड़े चैन की, तो इसलिए मैंने कहा कमाई के साथ दिलाइए भलाई। खाली जिंदगी में कमाई करेंगे तो कभी पूरी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कमाई का मतलब होता है कम आई, कभी पूरी पड़ी। और इसलिए कमाई के साथ मिलाइए भलाई, खुदा ले लेगा आपकी भलाई, दूर हो जाएगी तन्हाई, जिंदगी भर मिलती रहेगी सुख समृद्धि और शांति की भलाई ही भलाई। मेरा बताओ कि आपको मेरी बात पसंद आई? और ताल ठोक करके इसलिए ताकि आप चेहरे पर एक रौनक आई, एक रंगत छाई। और इस उम्र में मैं आपके लिए यही शुभकामना प्रार्थना कर सकता हूँ।